ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बस ये टॉपिक्स किए थे कि जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और उनको मिलाकर नए यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं। और एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ रहा था कि आप इसको बेसिक में कन्वर्ट करो। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बस इतनी ही बात की थी। और एक और बात मैं ये कह रहा था कि अभी हम पहले एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस हुआ वो रिवाइज हो जाएगा बाद में, तो उससे कोई हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी का जो हमारे लिए टॉपिक है वो ये है, अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये टॉपिक के बारे में आप याद रखना कि ये आप सबसे पहले कर रहे हो, और ये A2 के P5 यानी आखिरी पेपर तक ये काम आएगा। ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये आसान हो मुश्किल हो वो एक अलग बात है, उसकी हम बात नहीं करें, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि जो A2 में भी काम आएगा P5 तक। यानी वो जो लास्ट पेपर होगा उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रॉपर याद रखना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस AS किया उसके बाद छोड़ देंगे कि बस अब याद सही नहीं है। रखना। अनसर्टेनिटी पहले चैप्टर का पार्ट है। जी जी, ये अभी हम पहले चैप्टर ही कर रहे हैं अभी। ठीक है। जब चैप्टर चेंज होगा मैं बताऊंगा, अभी हम पहले चैप्टर का ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी बहुत आसान सी चीज है। अनसर्टेनिटी आपको नाम से पता चल रहा है अनसर्टेन। अब फिजिक्स में अनसर्टेनिटी क्या होगी? आपने फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप रैंडम कोई मेजरमेंट कर रहे थे। ठीक है। लेट सपोज आप जो रूम का डोर है, लेट सपोज, या दीवार पे फ्रेम लगाना है, आपने आपने एक रैंडम मेजरमेंट की। ठीक है। अब आप मार्केट में हो, अब आप फ्रेम खरीद रहे हो। अब आपने सोचा कि वो 4 सेंटीमीटर था या 4.5 सेंटीमीटर था, अब आप इसमें कंफ्यूज हो। ठीक है। आपके माइंड में दो नंबर्स हैं, 4 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली exactly कितने सेंटीमीटर की कंफ्यूजन है दोनों के बीच में? ठीक है। ये अनसर्टेनिटी होगी। अब आपने ये सोचा कि आपने वॉल पे एक फ्रेम लगाना है। ठीक है। और उसकी आप लेंथ मेजर करके गए थे, और अब आप वहां जाकर भूल गए कि उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है या 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो दोनों के बीच में 0.5 का कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है। मतलब आप 4 सेंटीमीटर का ले आए, लेकिन मेजर 4.5 की थी, तो आप 0.5 छोटा ले आए। ठीक है। अगर आप 4.5 ले आते और मेजरमेंट 4 की निकलती, तो 0.5 साइज आप बड़ा ले आए। ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन होती है ना प्रैक्टिकली, डेली लाइफ की अगर हम एग्जांपल लें, इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है। कपड़ों में भी होता है। ठीक है। आप कुछ मतलब स्पेसिफिक ट्राउजर या शर्ट की एग्जांपल ले लो, तो आप कंफ्यूज हो लेंथ में कि 41 लेंथ थी या 42 लेंथ थी। तो अब 41 42 दोनों में 1 सेंटीमीटर का फर्क है। तो जो 1 सेंटीमीटर है ना वो अनसर्टेनिटी है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल होती है, जब आप एक रैंडम मेजरमेंट करके चले जाते हो, या बहुत पहले मेजरमेंट की थी, अब आप खरीदने गए हो, अब आपको याद नहीं आ रही कि वो एग्जैक्टली क्या थी। तो जो दो नंबर्स तीन नंबर्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि या तो ये थी या तो ये थी, वो अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखते हो, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखें कि एक आपके पास रेजिस्टेंस है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज 1000 प्लस माइनस 50 ओम्स। ठीक है। अब आप बोलोगे ये इतना मुश्किल क्यों कर दिया? सीधा सीधा हम तो 1000 लिखते थे, अब ये इसके साथ प्लस माइनस 50 क्या है? ठीक है। ये प्लस माइनस 50 जो है ना, यही अनसर्टेनिटी है। मतलब ये कि आपके पास जो रेजिस्टर है ना, अब ऐसा नहीं होता कि आपने थ्योरी में एक नंबर कैलकुलेट किया, जैसे आपने करंट कैलकुलेट किया 5 एम्पियर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिक्स 5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो इसी तरह से जो रजिस्टर में प्लस माइनस 50 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये इसकी एक टॉलरेंस वैल्यू होती है। मतलब 50 ओम्स थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है वैल्यू, 50 ओम थोड़ी सी कम भी हो सकती है, एग्जैक्ट 1000 नहीं है ये।
ठीक है। तो इसलिए ये आप अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज आप 100% एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं करते ना कैलकुलेट करते। ठीक है। अभी तक जो हम ओ लेवल्स में कैलकुलेट करते आए हैं वो क्योंकि थ्योरी थी। थ्योरी में पॉसिबल हर चीज हो सकती है, ठीक है, प्रैक्टिकल होने में फर्क है। तो अब हम जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो तब ये हम अनसर्टेनिटी का आइडिया लेकर आते हैं। इसमें ये जो 100 है ना, सॉरी, ये जो 1000 है, इसे आप कहते हो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। ठीक है। मतलब 1000 है ये तो कंफर्म है। ठीक है। अब इस 1000 में थोड़ा बहुत जो माइनर आपके माइंड में डाउट है ना, वो 50 का है। उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो ये 50 अनसर्टेनिटी है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक आसान होगा, बेसिक चीज समझ आ गई कि अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली क्या कर रही है, ठीक है, उसका क्या कंसर्न है, क्या उसका मेन पर्पस है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अनसर्टेनिटीज जो है वो, जो हमारा सिलेबस है इसमें तीन तरह से हो सकती है। एक एब्सोल्यूट हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होगी। और एक जो है वो फ्रैक्शनल हो सकती है। ठीक है, जैसे हम फ्रैक्शंस करते हैं। और नंबर 3 परसेंटेज, कि इतना परसेंट, मतलब आपके माइंड में वो जो डाउट होता है ना कि मुझे 100% डाउट है, तो वो जो 100% बेसिकली होता है तो उसमें थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकता है कि 80% तो आपको पता है कि ये चीज हो सकती है, तो वो जो 20% है वो डाउट है, 80% आपको कंफर्म है वो बात। ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हम ये एब्सोल्यूट, फ्रैक्शन और परसेंटेज, इसकी एग्जांपल्स देखें, ठीक है, उससे पहले एक बात और कंफर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेंथ मेजर करने का। ठीक है, आपके सामने एक लैपटॉप है, आप उस, क्योंकि उसकी साइड्स कर्व है लैपटॉप की, तो आप उसकी लेंथ मेजर करना चाह रहे हो, लेकिन कर्व साइड से थोड़ा सा आपको इशू आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कॉर्नर पे जाके टर्न हो रहा है, तो रूलर तो स्ट्रेट होता है, तो आपको वो थोड़ा सा मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसकी एक बार मेजरमेंट ली। ठीक है। और फिर आपने दोबारा से मेजरमेंट ली। अच्छा, चेंजेस हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारे पास रूलर है, हमने रूलर लिया और उसका जीरो अभी यहाँ पर है, तो हम रीडिंग ऐसे नोट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि रूलर को ऐसे रखा, अब जीरो यहाँ पर है तो हमने ऐसे रीडिंग नोट कर ली। तो आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट किया। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल टाइम आपने रिपीट तो कर लिया, लेकिन मेजरमेंट करने से पहले आपने ये नहीं देखा कि आपके पास जो रूलर था उसका जीरो बिल्कुल प्रॉपर था या नहीं। आपने देखा होगा अक्सर रूलर्स ऐसे होते हैं कि वो यूज करने के बाद आप मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो तो वो साइड से थोड़ा सा टूट चुका है, मतलब उस पर क्रैक है। ठीक है। अब आपने वो नोटिस किए बगैर आपने वो रीडिंग्स रिकॉर्ड कर ली, तो क्या उसकी वजह से आपके रिजल्ट में एरर आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास, आपकी कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। ठीक है। जो हम एटीपी करते थे ओ लेवल्स आईजीसीएससी में, उसमें भी हम यही कहते थे कि आप पैरेलक्स एरर देखो। ठीक है। जब आपका रूलर ही टूटा हुआ था तो जाहिर सी बात है पैरेलक्स एरर तो आएगा। ठीक है, मतलब आपकी वजह से नहीं आ रहा, सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने 5 बार ये रीडिंग ली, पांचों बार ये एरर था, तो एरर हर बार ऐड होता गया। आपने एक बार रीडिंग ली, एरर था। दूसरी बार रीडिंग ली, एरर था। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, पांचों बार आपकी रीडिंग में एरर था, तो वो 5 बार ऐड हो गया। ठीक है। छठी बार जब आप ये रीडिंग रिकॉर्ड करने लगे तो उसमें आपने देखा कि रूलर तो टूटा हुआ है। आपने क्या किया, रूलर वो वाला चेंज करके एक नया रूलर लिया जिसमें वो चीज बिल्कुल फिक्स्ड है। अब आप 6 टाइम जब रीडिंग रिकॉर्ड करोगे, अब आपने बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ रिकॉर्ड की है प्रॉपर। ठीक है। जब आपने ये रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, तो वो जो पिछली बार आपने 5 रीडिंग्स ली थी,
जिनमें एरर था, तो एक बार सही रीडिंग लेने से क्या वो 5 रीडिंग्स आपकी सही हो जाएंगी या नहीं? ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर दोगे तो आपका आंसर क्या होगा कि वो जो 5 बार आपने रीडिंग रिकॉर्ड की जिनमें रूलर टूटा होने की वजह से रीडिंग्स खराब आई, लेकिन 6 टाइम आपने प्रॉपर रूलर यूज करके वो रीडिंग एक्यूरेट मेजर कर ली। लेकिन वो जो पहली बार आप 5 रीडिंग्स ले चुके थे, ठीक है, तो वो तो इसकी वजह से सही नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो एरर आपके पास आ चुका है। ठीक है। अब वो एरर एक बार रीडिंग सही करने से फिक्स नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप जब भी एरर्स रिकॉर्ड करते हो, तो एरर्स के बारे में एक चीज कॉमन होती है कि एरर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये वाली अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक बार आपने प्रिकॉशंस को फॉलो किया, 5 बार प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया, तो उससे मसला ये होगा कि वो जो 5 बार एरर्स आ गए वो तो आपकी वैल्यू में रहेंगे, लेकिन वो जो 6 टाइम आपने फॉलो किया उसमें वो एरर नहीं है। तो एक बार सही प्रैक्टिकल करने से 5 बार की रीडिंग्स सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो एरर आ चुका है। ठीक है। तो इस वजह से आप ये बात याद रखोगे कि एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, एरर को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, एरर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एरर सिर्फ ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने हमेशा याद रखनी है। एरर्स, अच्छा, एरर्स का मतलब ये कि हम बात अनसर्टेनिटी की ही कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल करते हुए एरर आ रहा है, लेकिन इन शॉर्ट बात अनसर्टेनिटी की हो रही है। सो एरर्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। अगर यहां तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, वो दोबारा पूछ ले, क्योंकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर बाद में कंफ्यूजन रहेगी इक्वेशंस जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तब। क्वेश्चन आपने पूछा। अच्छा ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर नेट का इशू है मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, दोबारा आप ये समझ लो बात। देखो आपने, लेट सपोज आप कोई स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले लो, फुटबॉल की एग्जांपल ले लो। ठीक है। अब उसमें ये हुआ कि आपने टोटल पूरे मैच में, ठीक है, 3 बार शूट किया फुटबॉल को टारगेट की तरफ। ठीक है। लेकिन वो टारगेट से बहुत ऊपर थी, मतलब आपने पहली बार किक किया बॉल को, वो टारगेट या नेट के बहुत ऊपर से चली गई, दूसरी बार किक किया वो बहुत ऊपर से चली गई, तीसरी बार किया, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। लेकिन जब आपने चौथी बार किक किया फुटबॉल को, अब वो टारगेट पे गई। ठीक है। अब वो उसको ब्लॉक किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, उसको छोड़ दो, लेकिन वो टारगेट की तरफ चली गई। अब वो जो चौथी बार आपने किक किया फुटबॉल को, वो टारगेट की तरफ चली गई। तो एक बार मतलब वर्किंग प्रॉपर करने से वो जो 3 बार पहले आपकी किक या वो जो शूट था वो बहुत ऊपर से चला गया, वो सही हो सकता है या नहीं? मतलब चौथी अटेम्प्ट आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी वजह से क्या वो पिछली 3 अटेम्प्ट करेक्ट हो जाएंगी या नहीं होती? ठीक है, वो जाहिर सी बात है नहीं हो सकती, क्योंकि वो 3 आप अटेम्प्ट ले चुके हो और वो अटेम्प्ट बहुत ऊपर से जा चुकी है नेट के। ठीक है। हाँ, तो वो जो 3 अटेम्प्ट है वो चेंज नहीं हो सकती, वो हो गई। इसी तरह से जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जब आपने 3 बार इस चीज को फॉलो नहीं किया एरर को, लेकिन चौथी बार आपके माइंड में आया कि वो आपका रूलर कहीं से ब्रेक था, वो आपने देखा ही नहीं और आपने सारी रीडिंग रिकॉर्ड कर ली। ठीक है। तो जब आप ये चीज देख लोगे तो उसके बाद वाली रीडिंग सही हो जाएंगी, उससे पहले वाली चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस वजह से एक अच्छी अटेम्प्ट करने से बाकी अटेम्प्ट पे आप कवर नहीं कर सकते उन्हें, जो खराब थी वो खराब ही है। ठीक है। तो इस वजह से हम इसे ये कहते हैं कि एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, हाँ, डिवाइड नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छी अटेम्प्ट की प्रैक्टिकल करते हुए, तो आप वो पिछले 4 हफ्तों से जो खराब अटेम्प्ट करते आ रहे हो,
तो वो सारी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो उनका फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ना डिवाइड होता है ना सब्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ गलतियां जो होंगी वो ऐड होती जाएंगी। ठीक है, जितनी बार करोगे उतनी बार काउंट की जाती है वो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये था। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में ये कैसे आएगा और इसके लिए हमें क्या क्या वर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग इसकी सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब एडिशन आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन भी समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में साइन का बस फर्क है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले अगर हम एक और बात डिस्कस करें, वो ये कि आप इसको लिखोगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम और चीज डिसाइड कर लेते हैं, रूल्स टू राइट अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास रूल्स क्या होंगे। रूल्स बहुत आसान होंगे। पहला रूल ये होगा कि अगर आपके पास एक नंबर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 4.4 प्लस माइनस 0.4, तो जैसे हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू बोलोगे। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पे प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखा होता है, तो टर्म कुछ भी हो सकती है, उससे मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है इसे हम अनसर्टेनिटी कह रहे हैं। जो आपके माइंड में बेसिकली डाउट है वो 0.4 है, बाकी 4.4 कंफर्म है। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, मतलब आपने एडिशन से कैलकुलेट किया, सब्ट्रैक्शन से कैलकुलेट किया, या किसी से भी कैलकुलेट किया, तो इसको लिखने का रूल क्या होगा। जब फाइनल आंसर लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं, वो रूल है। अब यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो ये होगा कि जब आप अनसर्टेनिटी का नंबर लिखोगे, तो अनसर्टेनिटी का नंबर जो ट्रू वैल्यू है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। सो अनसर्टेनिटी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हो 0.4 4.4 से छोटा है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कर सकते हम कि 4.4 जो है वो हम अनसर्टेनिटी की जगह लिख दें और 0.4 ट्रू वैल्यू की जगह। अगर ऐसा लिखोगे आप अपना आंसर तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी अनसर्टेनिटी ट्रू वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, किसी भी केस में, किसी भी रूल में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नंबर टू, सही है। हर सब पे कैलकुलेशन पे सब पे, अनसर्टेनिटी होगी। हाँ, पूरे फिजिक्स में ए लेवल्स के अनसर्टेनिटी में कभी भी अनसर्टेनिटी की वैल्यू को ट्रू वैल्यू से बड़ा नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, चाहे पूरी भी कंडीशन आ रही। ठीक है, अभी एग्जांपल्स सर करेंगे। मतलब कि आंसर, हाँ, मतलब कि अनसर्टेनिटी हम्म, बगैर कोई आंसर करेक्ट नहीं हो। बिल्कुल। अनसर्टेनिटी अगर आपके पास बड़ी आ रही है ट्रू वैल्यू से, इसका मतलब आपने वर्किंग गलत की है। ठीक है, अच्छा। अनसर्टेनिटी बड़ी नहीं आ सकती किसी भी कंडीशन में, इसलिए ये चीज हमने रूल में लिखी है, ये फिक्स है। अगर होता तो हम यहाँ मेंशन करते कि इस सिनेरियो में पॉसिबल है, इस सिनेरियो में पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ही बात लिखी है, तो इसका मतलब नहीं है, तो फिर नहीं पॉसिबल। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात ये कि जो डेसिमल पॉइंट होगा वो दोनों का मैच करना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो एक एक डेसिमल पॉइंट है ना दोनों में, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक एक डेसिमल पॉइंट कवर हो रहा है। तो जो डेसिमल पॉइंट होगा अनसर्टेनिटी का, या तो वो ट्रू वैल्यू के इक्वल हो या उससे कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, सो डेसिमल पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी should be either equal, , 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
ये बेसिक बेसिक चीजें ऐसी हैं कि मतलब हम पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है, एक बार पूरा डिडक्ट हो जाता है इस एक पॉइंट को फॉलो ना करने की वजह से। इज आइदर इक्वल या लेस सर देन। सर 4.4 प्लस ये -0.04 हो सकता है, लेकिन 0.04 प्लस -4.4 सर वो नहीं हो सकता। सिर्फ 4 नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर आपने जैसे लिख दिया कि 4.4, इसके आगे लगा दिया 26, तो ये जी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 डेसिमल ले लिए और ट्रू वैल्यू में एक डेसिमल है। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज से बचना है। अभी एग्जांपल्स आएंगी, एग्जांपल्स भी मैं लिखूंगा, अभी तो पहले हम रूल्स की बात कर लें। 10 डेसिमल पॉइंट ऑफ ट्रू वैल्यू। इसलिए ये अनसर्टेनिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप A2 में भी वो पेपर करोगे ना, तो वहां पर भी ये नंबर्स और रूल्स फॉलो किए जा रहे होंगे। और इसके अलावा जो हम 10 की पावर लिखेंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे नंबर जैसे होते हैं 3 × 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, अब उसमें एक्सपोनेंट आ रहा है। ठीक है, तो जो 10 की पावर होगी अनसर्टेनिटी की, इस पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, या तो इक्वल हो या कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा, प्रिंसिपल या ट्रू वैल्यू एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पे प्रिंसिपल का वर्ड लिखा आ जाए इसमें या ट्रू का वर्ड लिखा हो, तो दोनों का एक ही मतलब है। एंड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसको आप कोशिश करो कि इक्वल रखो या कम रखो। लेकिन हमारे पास मोस्ट केसेस में आपको ये सेम ही नजर आएगा, तो आपने ट्राई करनी है कि ये सेम होना चाहिए। अब अगर आपके सामने 3 नंबर्स लिखे हो, उनमें से आप ये देखकर बताना कि किसमें तीनों रूल सही फॉलो हो रहे हैं और वो वैल्यू बिल्कुल सही है, और किसमें फॉलो नहीं हो रहे वो गलत है। ठीक है, आपको अगर नंबर्स दिए जाए कुछ इस तरह से, जैसे कि 7.65, 10 की पावर 6 प्लस माइनस 2.16, 10 की पावर 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये आ गई। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल आपको अगर दी जाए 7 पॉइंट, इसी से मिलता जुलता नंबर लिखते हैं, 65, 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 0.216, 10 पावर 6। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए। और तीसरा नंबर हम इस तरह से लिखें, अगर 7.65, 10 पावर 6 प्लस माइनस 0.22, 10 पावर 6। इन तीनों में से आप रूल देखकर बताओ कि कौन सी इक्वेशन आपको लगता है कि वो बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रही है और वो बिल्कुल सही है। नंबर 3, ओके। बाकी कोई और, अगर किसी को कोई और इक्वेशन सही लग रही है तो वो भी आप बता सकते हो। अच्छा, इसमें देखो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप वन बाय वन चेक कर लो इसे। अब वन बाय वन कैसे चेक करें, देखो पहले वाले में आपने देखा 7.65, 2.16, तो डेसिमल तो सही है। ठीक है, मतलब इनके डेसिमल और इन दोनों के डेसिमल पॉइंट बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है, पावर में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है, तो इक्वल नहीं है पावर रूल के अकॉर्डिंग। रूल में लिखा था सेम होनी चाहिए, यहाँ सेम नहीं है, तो इस वजह से ये पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में आपने देखा, हाँ वो A2 के हैं। दूसरा ऑप्शन में आपने देखा कि डेसिमल इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, पावर सेम थी लेकिन। ठीक है, तो एक रूल अप्लाई हुआ तो दूसरा वायलेट हो गया। थर्ड वाले में अगर आप देखो, तो डेसिमल बिल्कुल बराबर है,
और 10 की पावर भी इक्वल है। इसके का मतलब ये वाली इक्वेशन आपके पास बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पे तीनों रूल फॉलो किए जा रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये तो हो गए रूल्स। अब आते हैं वापस एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो हम बात कर रहे थे वो कैसे करनी है। ये ये आपके पास इसमें पहला ऑपरेशन होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगी। तो रूल आपको पता चल गए, इससे आपको ये आसान हो जाएगा कि जब आप फाइनल नंबर लिखोगे तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से लिखना है। सर अगर एरर्स मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो फिर सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का वो कैसे करेंगे फिर? हाँ, वो अभी पता चल जाएगा। अभी देखो सब्ट्रैक्ट की बात हम करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट का पता चल जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। आपको एक इक्वेशन दी जाए, अगर लेट्स सपोज पहले हम एक इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और उसी के साथ y इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, ये दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और इसके लिए वो आपको नंबर्स दे रहे हैं, मतलब वैल्यूज दे रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू जो है वो 4.2 ले लेते हैं, प्लस माइनस 0.1, और बी की वैल्यू वो आपसे कह रहे हैं कि वो आप ले लो 1.5, कोई भी नंबर ले लो, प्लस माइनस 0.2। सही है, तो रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, डेसिमल बराबर है 10 की पावर नहीं है, तो रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है, अब आपके पास दो सिनेरियोज हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ट्रू वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। इफ अगर हम पहले प्लस वाले को सॉल्व करें, तो ट्रू वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद यानी 4.2 प्लस 1.5, तो अगर हम सिर्फ ट्रू वैल्यू को सॉल्व करें तो उसका तरीका तो बहुत आसान है। जैसे आप अलजेब्रा में करते आए हो बिल्कुल वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर माइनस वाली बात हो, अच्छा ट्रू वैल्यूज को तो माइनस कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। तो ट्रू वैल्यूज को आप माइनस करवा सकते हो, आपने माइनस करवाया। यहां तक तो होगी ट्रू वैल्यूज का सॉल्यूशन, बेसिक जो अभी तक आप करते आए हो। ठीक है, अब मेन मसला ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी है इसका क्या करें, क्योंकि हमने लिखा था कि एरर्स यानी अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ऐड तो हो सकती है। तो सबसे पहले एडिशन वाली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अनसर्टेनिटी के लिए एक सिंबल होता है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, डेल्टा वाई। ये जो ट्राइंगल है इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हम अनसर्टेनिटी लिख रहे हैं। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन ए प्लस अनसर्टेनिटी इन बी। तो ये जो ट्राइंगल साइन है इसका मतलब अनसर्टेनिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की अनसर्टेनिटी इक्वल होगी अनसर्टेनिटी इन ए प्लस अनसर्टेनिटी इन बी। तो आपको ये पता है कि जो एडिशन वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अनसर्टेनिटी 0.1 और 0.2 को ऐड कर लेंगे। ए की अनसर्टेनिटी है 0.1, बी की अनसर्टेनिटी है 0.2, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, ये हो गई वाई की अनसर्टेनिटी, ये ट्रू वैल्यू थी। मतलब y की जो ट्रू वैल्यू है वो ये आई है। ठीक है, और इसकी जो अनसर्टेनिटी है y की वो ये आई है एडिशन वाले केस में। ठीक है, एडिशन वाला पार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में आपने ट्रू वैल्यू को तो सॉल्व कर लिया, अब उसकी रह गई अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो जब भी सब्ट्रैक्शन वाला केस होगा, और क्योंकि एरर्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, जो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया था अनसर्टेनिटी में, वही सेम अप्लाई हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। सही है? यानी कि आप ये वाली चीज एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर्स ऐड होते हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू ए थी, इसको आप ऐसे समझो, वैल्यू ए वो वाली रीडिंग थी जो आप एक बार रिकॉर्ड कर रहे थे, आपने रिकॉर्ड किया, उसमें थोड़ा बहुत एरर आ गया, ठीक है। बी एक दूसरी रीडिंग है जो आप दूसरी अटेम्प्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो आपके पास दो बार एरर आए, तो दोनों एरर एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, हाँ मिलकर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल बात है कि एक एरर आ गया, दूसरा एरर आ गया, दो रीडिंग्स में दो एरर आ गए, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी आप एरर्स की जब बात आएगी उनको खत्म नहीं करोगे, उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर भी एरर्स ऐड हो जाएंगे, 0.1 प्लस 0.2, फाइनल एरर जो है वो बन जाएगा 0.3 दोबारा से, इस तरह से। और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी अनसर्टेनिटी की। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर हम इसको फाइनल रिजल्ट की फॉर्म में लिखकर देखते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, तीनों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप चैट में पूछ लो, हैंड रेस करके पूछ लो, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। अगर वहां पे कंफ्यूजन हुई तो फिर आगे चल के फिर मसला ज्यादा हो जाता है, फिर बहुत सारी चीजें हो चुकी होती। अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, ठीक है। आपने अब इसको फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर लिखने का मतलब वो रूल्स को फॉलो करना है। आपने पहले लिखा ट्रू वैल्यू 5.7 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। ये आपका y का आंसर हो गया, ठीक है। सेम यहां पर भी आप देखो, 2.7 प्लस माइनस 0.3, ये y का आंसर हो गया, ठीक है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। तो वो इक्वेशंस जिनमें एडिशन होती हो, ठीक है, जैसे राइट सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब उसमें देखो बीच में एडिशन आ रहा है, तो अब उसमें अगर आपके पास अनसर्टेनिटीज होंगी, तो आप क्या करोगे कि दोनों की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से जहां भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो ट्रू वैल्यू को तो आप वैसे सॉल्व करो जैसे अलजेब्रा किया जाता है, बेसिक। अनसर्टेनिटी की बात आएगी तो एरर्स को ऐड कर लेना, ठीक है। अब आते हैं उस पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी एडिशन का चांस नहीं है, डिवीजन में भी एडिशन का चांस नहीं है। तो वो कैसे होगा, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब देखना। तो सेकंड हमारे पास सिनेरियो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आपको याद होगा भी हमने ऊपर लिखा था कि अनसर्टेनिटी परसेंटेज और फ्रैक्शनल वो भी हो सकती है। तो ये वाली जो अभी हमने कैलकुलेट की, इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। वो अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं वहां भी आपको बता दूंगा, क्योंकि एब्सोल्यूट में क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आंसर क्या आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए अगेन हम एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई सी भी, और इक्वेशन हमने रैंडम ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b, y इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, ठीक है। इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन के साथ साथ इनकी वैल्यूज भी आप ले लो। वैल्यूज वही वाली ले लेते हैं जो पहले थी, ठीक है। a और b की सेम वैल्यूज को आप दोबारा फॉलो कर लो। अच्छा, अब वैल्यूज से पहले मेन कंसर्न ये है कि मल्टीप्लाई डिवाइड तो समझ आ रहे हैं, कि जहां मल्टीप्लाई करना है ट्रू वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां डिवाइड करना है ट्रू वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो एडिशन हो ही नहीं रहा दोनों में। तो एडिशन में तो समझ आ रहा था कि ऐड कर लिया, वही अप्लाई कर दिया नेगेटिव पे। इसमें क्या करेंगे, ठीक है। अब इसका तरीका ऐसा होता है, सबसे पहले अनसर्टेनिटी देख लेते हैं इसकी। अनसर्टेनिटी इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर y जो है वो वैल्यू है जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए लिखोगे अनसर्टेनिटी इन y, ठीक है। इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a
प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आप परसेंटेज निकालते हो आप कैसे निकालते हो, आपके पास मार्क्स हैं एक टेस्ट के, आपने लेट सपोज 9 स्कोर किए आउट ऑफ 10। ठीक है। तो न्यूमरेटर में आप किस नंबर को रखते हो, 9 को। जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं आप उसे ऊपर रखते हो, जो टोटल मार्क्स है उसे नीचे रखते हो। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अनसर्टेनिटी है उसे ऊपर रखेंगे, जो ट्रू वैल्यू है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। यानी जब आप ये कैलकुलेट करने लगोगे तो आप कैलकुलेट इस तरह से करोगे इसे, अनसर्टेनिटी इन वाई डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इन वाई। ठीक है। इज इक्वल्स टू uncertainty in A divided by true value in A plus uncertainty in B divided by true value of B। ये आपको सर ये इसकी, अनसर्टेनिटी का परसेंटेज निकालने का। हाँ अब इसमें आपके पास चॉइस होती है, या तो वो कभी कभार परसेंटेज पूछ लेते हैं, कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं आप एब्सोल्यूट यानी नंबर बताओ एग्जैक्ट। परसेंटेज ये होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि 5% एरर है, तो हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब वो 5% कितना बनता है आपकी वैल्यू का, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है। अब इसमें से आप डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे डेल्टा वाई यानी एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी इन वाई कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे अब आपके पास नंबर्स हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, सेम वही नंबर्स ले लेते हैं, क्योंकि नंबर्स का कोई मसला नहीं है, आपको बस मेथड आना चाहिए। नंबर्स दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, एक था 4.2 प्लस माइनस 0.1, और एक वैल्यू थी 1.5 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, नंबर्स आ गए। अच्छा अब आपके पास सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं। इफ सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर रहे होते, y इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, 4.2 मल्टीप्लाई 1.5, कितना आ रहा है 6.3। सही है। हमने ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है। और अगर आप डिवाइड कर रहे होते, तो ए की ट्रू वैल्यू है 4.2 डिवाइडेड बाय बी की ट्रू वैल्यू है 1.5, दोनों का आंसर आ जाएगा 2.8। अच्छा ये तो आ गई दोनों की ट्रू वैल्यू। अब बात करते हैं इनकी अनसर्टेनिटी की। ठीक है। अगर लेट सपोज आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी, ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम ऐसे निकालते कि परसेंटेज इन वाई इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर देखो कि डिवाइडेड बाय वाई, पहले चलो ट्रू वैल्यू कर लेते हैं। अब जहां पर आप देखो कि अनसर्टेनिटी ए में कितनी थी, 0.1। ठीक है। तो डेल्टा ए की जगह पर आपको 0.1 लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है डेल्टा ए को, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है डेल्टा बी को। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी को। तो सबसे ऊपर अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 4.2 प्लस बी की, अगर हम देखें बी के पास था 0.2 और 1.5, 0.2 1.5। ठीक है। अच्छा देखो y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू कितनी है 6.3, तो y की जगह पर 6.3 आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो यहां पर हम 6.3 ले आएंगे। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, y की जगह पे 6.3 आ जाएगा, और राइट साइड पूरी सॉल्व करने के बाद 0.1 डिवाइड बाय 4.2 ब्रैकेट प्लस 0.2 डिवाइड बाय 1.5,
0 राउंड ऑफ करके 1.16 आंसर आ रहा है। अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करूँ 0.16 आ रहे हैं, 6.3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.99। तो इसमें अनसर्टेनिटी है 0.99। ठीक है। अच्छा, इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? देखो आपके पास ट्रू वैल्यू कितनी आई, ये ट्रू वैल्यू है, और एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी आपके पास ये आई है, ये इसकी अनसर्टेनिटी आई है। इसका फाइनल आंसर रूल के अकॉर्डिंगली लिखना है। तो कैसे लिखें? अच्छा देखो, दोनों में मसला क्या आ रहा है, दोनों के डेसिमल सेम नहीं है। उसमें 6.3 है, 1 डेसिमल है। इसमें 0.99 है, 2 डेसिमल है। तो डेसिमल को सर इक्वल करना है। अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ कर लें, 0.0 लगा दे आगे। हाँ, अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ कर लेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वाई का 6.3 प्लस माइनस 1.0 बनेगा। ऐसा ही है, क्योंकि 0.99 है, इसके बाद ये 1.00 बन जाएगा। सही है। तो इसमें डेसिमल भी इक्वल है, और अनसर्टेनिटी की वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी भी है। सर हम 6.30 नहीं कर सकते और फिर 0.99 को वैसे रहने दें? वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगेन ट्रू वैल्यू में आंसर ही 6.3 आ रहा है। और अब वो जो जीरो लिखोगे ना आप, उसमें मसला ये होगा कि वो जीरो सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है। तो ये मसला होगा। ठीक है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन ज्यादा ये है कि आप अनसर्टेनिटी को सही राउंड ऑफ करके इक्वल कर लो। सही है। अच्छा, अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती, तो उसमें बस मल्टीप्लाई बाय 100 का कॉन्सेप्ट आ जाता। सही है। और अच्छा देखो, अब ये तो आपको समझ आ गया, अब यही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, पर डिवाइड करने पे आंसर चेंज होगा। बाकी अनसर्टेनिटी तो हमने ऐसे ही निकालनी है, दोनों के लिए एक जैसा रूल फॉलो होता है। ठीक है। तो इसका आंसर भी आप ऐसे ही लिखते, पर नंबर ट्रू वैल्यू में चेंज हो जाता। ये दोनों के आंसर्स आ गए। यहाँ तक बताओ अगर कोई क्वेश्चन है, और अगर नहीं है तो फिर मैं आपको इसका पास पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि पास पेपर में ये चीज कैसे आई। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। अब क्वेश्चन नहीं है तो ओके। अब मैं आपको पास पेपर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी तो हम अपनी मर्जी के बेसिक बेसिक नंबर्स ले रहे थे, और क्वेश्चन में देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे होंगे। अच्छा, अनसर्टेनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पास पेपर में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको पूरा नेक्स्ट क्लास से पहले प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी पास पेपर से। तो पहले सबसे पहले एक लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा। अच्छा, ये वाला पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका पहला पार्ट हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमने क्या बात की थी। इस लिस्ट में से आपने सिर्फ उनको अंडरलाइन करना है जो यूनिट्स एसआई यूनिट्स है। तो वो कौन कौन से हैं? अ, सबसे पहले केजी, तो आपको पता है केजी तो होता ही है, वो तो कॉमन है, सबको पता होगा केजी ऐसा यूनिट है। और उसके अलावा और कोई? न्यूटन नहीं है। ठीक है। डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन होता है। और एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। ये दो एसआई यूनिट है, टोटल 7 होते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं हो नोट्स में मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ, उसमें से आप एक बार दोबारा देख लें। बी पार्ट में उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाकर दिया है, जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो क्वांटिटीज हैं, जिसमें से एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और इन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज उन्होंने आपको दे दी।
2.1%, 0.6%, 1.5%। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट इन वैल्यूज को यूज करके ई की वैल्यू कैलकुलेट करता है, वो आती है 8.245 10 की पावर 9। मतलब ट्रू वैल्यू उसने खुद कैलकुलेट कर ली। अब बात यह है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने कैलकुलेट करनी है ई के बारे में, तो वो कितनी होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहे हैं वो, ठीक है। इसको याद रखना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब फॉर्मूला में एक मसला ये है कि इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। हमने तो दोनों अलग अलग किए थे, तो ये एक मसला होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। तो जब तक आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं होगी तब तक आप इसको एग्जैक्टली सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना देख लेते हैं कि आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हो। और जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगी फिर वर्किंग करना आसान हो जाएगी, क्योंकि अगेन अभी हमने दोनों को अलग अलग देखा था, एक साथ सॉल्व करके नहीं देखा। तो एक साथ सॉल्व करने में डिफिकल्टी जाहिर सी बात है ज़्यादा होती है। तो एक साथ सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरह की है। के और एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ई की वैल्यू तो उन्होंने कैलकुलेट कर ली, तो ई की वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ डायरेक्ट अनसर्टेनिटी निकालना है। तो आप यहाँ पर के की परसेंटेज देखो कितनी है, 2.1%। ठीक है। और एम की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.6। वो भी आपके पास गिवन है। और तीसरा क्या है, 1.5। वो भी आपके पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों की परसेंटेज ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और अभी आपने नोट्स में ये बात लिखी थी कि इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप ऐड कर लोगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी। वो हालांकि मल्टीप्लाई हो रहे थे या डिवाइड हो रहे थे, उनके लिए आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करेंगे। अब वो भले मल्टीप्लाई हो रहे हो डिवाइड हो रहे हो, उसका हमें मसला नहीं है। हम तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई इज इक्वल्स टू, के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखी 2.1%। एम की अनसर्टेनिटी परसेंटेज लिखी आपने 0.6%। अच्छा, अब यहाँ आपको थोड़ा सा मसला ये आएगा कि टी के ऊपर है स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का क्या करना है, ठीक है। स्क्वायर जब भी आपके पास हो, इसको आपने इस तरह से कंसिडर करना है कि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर ये क्यूब होता तो आप इसे कहते हैं कि ये 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरह लिखो और इसे इस तरह से लिखो, ठीक है। स्क्वायर नहीं लगाना आपने परसेंटेज के ऊपर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगेन वही बात हो जाएगी, आपने उसको बढ़ा दी वैल्यू को 2 टाइम्स। तो आप इसे 2 बार करोगे या 3 बार, ठीक है। मतलब ये एरर 3 बार कंसिडर किया जा रहा है या 2 बार कंसिडर किया जा रहा है। तो अभी स्क्वायर है तो हम 2 बार करेंगे इसे। तो आप इससे सिंपल 2 × 1.5 कर दो। इससे आपके पास टोटल आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी बनती है, ठीक है, 2.7। और वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल 5.7%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। सर जी, हम वो दूसरे तरीके से जो हमने किया था अनसर्टेनिटी फाइंड, उस वो मैं तरीके बताता से हूँ। कर सकते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ वो कब करना है। देखो, अभी उन्होंने कहा था परसेंटेज, परसेंटेज गिवन थी। जब सारी चीजें गिवन है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस उनको ऐड करना है। क्योंकि अभी आपने यहाँ इक्वेशन लिखी थी ना कि ऐड करना है। अगर वो सब खुद ही करके दे रहे हैं तो बस उनको ऐड कर देना है, ठीक है। अगर वो कुछ भी करके नहीं दे रहे तो पहले सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर आखिर में ऐड होंगे, ठीक है। इस सर पार्ट अगर में उन्होंने हम्म, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है, लेकिन हमने नॉर्मल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। हाँ, अगला पार्ट वही है। अगला पार्ट आप देखो, उन्होंने कहा है कि अब आप इसी पार्ट को यूज करो और एब्सोल्यूट निकालो। मतलब इसका मतलब ये है कि 5.7% हमारे पास वैल्यू में अनसर्टेनिटी है। ये 5.7 ट्रू वैल्यू का कितना होगा, ये एब्सोल्यूट से पता चलेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अगर आप इसमें ई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, और एक और बात देखो, उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात खुद ही कर दी, क्योंकि आपके पास आंसर में पावर पहले से फिक्स है। तो आपके पास दोनों की पावर 10 की पावर 9 आनी चाहिए, ये डिफाइन है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, और कभी कभी वो कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वर्किंग करके सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। अब आते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। आपने देखा 5.7%, ठीक है। 5.7% का क्या मतलब होता है? 5.7% का मतलब ये होगा कि 5.7 को डिवाइड बाय 100 करेंगे पहले, ताकि इसका परसेंटेज का साइन हट जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ट्रू वैल्यू से, ठीक है। 5.7% का मतलब कि अगर आपने इसका परसेंटेज का साइन हटाना है तो इसको डिवाइड बाय 100 कर दो आप। वो आपने कर दिया। और मल्टीप्लाई किससे करना है? ट्रू वैल्यू से, ताकि आपको ये पता चल सके कि ट्रू वैल्यू का 5.7% कितना बनता है, ठीक है। ये लॉजिक है इसकी। तो बहुत आसान है, आपने इसको डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आता है उसको ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ई की वैल्यू उन्होंने आपको ये ऑलरेडी दी थी, तो पूरी वैल्यू लिखना प्रॉपर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉलो करने। तो 8.245, 8.245 10 की पावर 9। तो इसका आंसर कितना आ रहा है वो आप एग्जैक्टली exactly बताना, मतलब एग्जैक्टली exactly लिखना जब भी लिखो, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राउंड ऑफ नहीं करना पहले से चीजों को। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है राउंड ऑफ, मैं लिख देता हूँ, आप भी चेक करना कि सही लिख रहे हैं या नहीं। वैसे आंसर आ रहा है, पहले मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ जो मेरे पास कैलकुलेटर में आ रहा है। और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आऊं, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या तीसरा तरीका ये हो सकता है, 4.7 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई? सही है। आंसर में कोई डाउट किसी का, या किसी का डिफरेंट आए हो? सही है। अच्छा देखो, अब आंसर तो आ गया। अब एक मसला आ रहा है, मसला ये है कि यहाँ पर 10 की पावर 9 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, तो इसको 10 की पावर 9 में कन्वर्ट करते हैं। 9 में करने के लिए डेसिमल को पीछे लेकर जाएं या आगे लेकर जाएं? इस डेसिमल को पीछे लेकर जाते हैं, ठीक है। ये बनेगा 0.47। और जब 0.47 बन जाएगा, तो आपका डेसिमल ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो पहले से लिखी हुई है। ट्रू वैल्यू तो आपको पता है, आप यहाँ पे लिख दो 8.245 है, ये तो कंफर्म है। इसको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। हाँ, डेसिमल कम ज्यादा कर सकते हैं, तो डेसिमल को अभी हम डिसाइड करते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हम लिखते हैं 0.47 10 की पावर 9। ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट 9 में, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास डेसिमल दो आ रहे हैं, तो हम ट्रू वैल्यू में भी दो डेसिमल लिख लेते हैं, ठीक है। या चाहो तो एक भी लिख सकते हो। तो एक आंसर आपके पास हो सकता है इस तरह से कि आप इसे राउंड ऑफ कर दो 0.5 पे 10 की पावर 9। तो ये आंसर हो जाएगा 8.2 +- 0.5 10 की पावर 9। सही। अगर आप ऐसा नहीं लिख रहे, अगर आपके हम पास एक एट और पॉइंट चॉइस टू थी। एट हाँ, मैं वही वाली बात एट पॉइंट बता रहा टू हूँ। फाइव हाँ, आप इसे 8.24 और +- 0.47 और राउंड ऑफ दोनों की पावर 9, ये भी आपके सर, पास पॉसिबिलिटी थी। 8.245 है तो 4 राउंड ऑफ होके 5 नहीं होएगा? असल में वो 5 पे ना, तो कर भी सकते नहीं,
क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब 0.6 से वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो ओके। जाएगा। अच्छा देखो, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे जज करते हैं कि हमें कितने लिखने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हमें बोला था कि अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि जब भी आप ए लेवल्स में कोई भी क्वेश्चन करो किसी चैप्टर में से, उसमें आप सबसे पहले ये नोटिस करो कि आपके डेटा में जो वैल्यू है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर पूरे डेटा में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आपका आंसर कोशिश करो दो सिग्निफिकेंट फिगर में आए या उसमें लिखो। ठीक है, अगर पूरे क्वेश्चन में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉलो हुए डेटा में, तो आप भी कोशिश करो कि आपका आंसर तीन सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा ना हो, कम हो जाए ज्यादा ना हो, या इक्वल हो जाए। ये एक सिंपल सी लॉजिक होती है ताकि आपको हर क्वेश्चन में ये ना पूछना पड़े कि हमें कैसे पता चला सिग्निफिकेंट दो करें या तीन करें। आप डेटा देखो, डेटा में जो भी है, जैसे यहाँ पे आप देखो 8.245, उन्होंने खुद ही इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए थे। तो अगर आपका आंसर इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता तो वो गलत नहीं होता। ठीक है, या आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने डेटा में ये वैल्यू यूज की थी। ठीक है, जिस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर दो हो तो कोशिश करो कि आंसर दो में ही आए। ठीक है, आप उसको चार या पांच पे नहीं लेकर जाना। हाँ, तीन तक वो समझ आता है, लेकिन चार पांच तक लेकर जा रहे हो तो वो फिर ये होता है कि डेटा की वैल्यू बिल्कुल अलग दिखती है, आंसर की वैल्यू बिल्कुल अलग दिखने लग जाती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस नहीं करना आपने। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है ना, अ, इसमें भी आप देखो, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन दिया उन्होंने। मतलब यहाँ पर आपके पास पावर ऑफ टेंस दी हुई है। ठीक है, और टेरा, वो अभी हम बात कर लेते हैं टेरा कितना होता है, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। और अब आप यहाँ पर देखो, उन्होंने नीचे फिर से वैल्यूज दी हुई है, और उन वैल्यूज में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास गिवन है, और उसकी बेसिस पर अब आपने फिर से कैलकुलेशन करनी है। और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, और नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल वही वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और पहले वाले में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज गिवन है, और इक्वेशन भी गिवन है। इक्वेशन को शफल करनी है पहले आपने, उसके बाद वर्किंग करनी है, उसके बाद फिर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सर ये ऐसे ही बेस यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, बेस, फंडामेंटल या बेसिक एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है वो ट्राई करके देखना, इसमें क्या आंसर आता है। बाकी ये टॉपिकल फाइल मैं आपको शेयर कर ही दूंगा वैसे भी, तो इसमें आपको इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। और इन केस अगर आप चाहो तो जैसे आप रोफ पेपर एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें से नए पेपर में भी आप ढूंढ सकते हो, आपको ये क्वेश्चन मतलब 90% पास पेपर्स में मिलेगा, अनसर्टेनिटी वाला। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मार्क 4 मार्क इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन लाजमी आपके पास पेपर में आ रहा है। ठीक है।